नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी में। आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप के ऊपर। हमारा देश जो है भारत है, आज की डेट में मेक इन इंडिया के तहत एक स्टार्टअप हब बन गया है। तो हमारे देश के बहुत सारे युवा हैं, वो यहाँ पर नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, अपने अलग अलग आइडियाज़ से देश को एक नई तरक्की की राह पर लेके चले हैं। लेकिन कई दफ़ा कैसे यह होता है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी का अभाव होने के कारण वो स्टार्टअप कर नहीं पाते। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए निशांत कुमार प्रधान। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इनसे हम जानते हैं कि कैसे हमारे युवा जो है वो शुरुआत करेंगे किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले सर, जो एक युवा हैं हमारे, उनके दिमाग में चल रहा होता है कि जब हम कोई चीज़ शुरुआत करें तो उनका रजिस्ट्रेशन अगर ना कराए रहें तो भविष्य में कोई परेशानी हो और पैसा डूब जाए। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हर एक चीज़ का होना चाहिए। यदि ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है तो गवर्नमेंट के पास वो डाटा जाता है। गवर्नमेंट के पास डाटा जाता है कि कितना में ऑर्गेनाइज सेक्टर, कितना में ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से गवर्नमेंट के पास डाटा जाता है, तो वो गवर्नमेंट अब डिसीजन ले सकती है कि आने वाली जो पॉलिसी जो बनाएगी उसको पता चल सके उस पॉलिसी को, यानी रजिस्ट्रेशन डाटा रहेगा तो पॉलिसी उस हिसाब से वो बनाएगी। तो आप ये बताइए कि स्टार्टअप किस किस मोड में होता है और किस तरह से उसको कर सकते हैं। देखिए, यदि कोई युवा के पास, नौजवान के पास यदि कोई आइडिया है और उस आइडिया को वो लगता है उस आइडिया से वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है सोसाइटी में, तो वो बिज़नेस करने के मोड में जाता है या एंटरप्रेन्योरशिप के मोड में। तो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में आज के डेट में 3 मोड में रजिस्ट्रेशन हो रही है। 95% केस ये 3 तरीके से स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो रही है। फर्स्ट प्रोप्राइटरशिप में, सेकंड पार्टनरशिप में, थर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो हम जानना चाहेंगे, ये तो आप 3 मोड बताए, तीनों मोड के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जब बिजनेसमैन को ये लगता है कि वो जो बिज़नेस और प्रोजेक्ट जो करने जा रहा है उसके पास पर्याप्त नॉलेज है, पर्याप्त स्किल है और पर्याप्त फंड है उस बिज़नेस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तब वो उस प्रोप्राइटरशिप मोड में जाता है। पार्टनरशिप में तब लोग जाते हैं जब किसी बिज़नेस प्रोजेक्ट को करने के लिए उसके पास कुछ लैक हो, चाहे वो फंड में लैक हो, चाहे बैलेंस कैपिटल में लैक हो, चाहे वो स्किल में लैक हो, यानी कुछ किसी चीज़ में कोई कमी हो सकता है, कुछ ना कमी, तो वो अपना कुछ पार्टनर्स खोज कर उस चीज़ को, गैप को फुलफिल करता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जब उसका विज़न थोड़ा बहुत हाई है, यानी उसको लेकर जाना है नेशनल लेवल में, बहुत बड़ा लेकर जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि ऐसे करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड में भी कर सकते हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा हैवी कॉस्ट होता है। पर लेकिन यदि शुरुआत से उसको लग रहा है कि मैं बिज़नेस में बहुत हाई लेवल में जाने वाला है, मेरे पास टीम उस टाइप से बनने वाला है, तो प्राइवेट कंपनी मैं उसको सजेशन करूँगा। अगर कोई अपना व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तब उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बात आती है पार्टनरशिप की, हाँ, तो पार्टनरशिप में अक्सर आगे चलकर देखा जाता है कि कई तरह के मतभेद होने लगते हैं पार्टनर्स के ऊपर में। तो यह स्टार्टअप शुरू करने के वक्त जो युवा है वो किन बातों को ध्यान में रखे जिससे उनका पार्टनरशिप सही से चले। देखिए, जो पार्टनरशिप जो होता है तो डीड तैयार हो जाता है। डीड में हर एक चीज़ के मायने में 31 लॉस हम लोग डालते हैं। एज़ पर सचिवालय की तरफ से भी नियम आया हुआ है कि डीड में ये सब नियम जरूर होना चाहिए। एक तो होना चाहिए जो भी पार्टनर्स है उन लोग का नेम, एड्रेस, पैन, आधार होना चाहिए। पार्टनर्स का कितना कैपिटल लग रहा है, कितने पार्टनर्स कैपिटल है लगाने वाले हैं, कितने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, यानी प्रॉफिट होता है तो तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना भी बटेगा पार्टनर्स में। और इसमें भी होता है, हर तरफ से बताया जाता है बैंक में किस पार्टनर्स ऑथराइज रहेंगे सिग्नेचर करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी में कौन पार्टनर्स ऑथराइज रहेंगे। और यदि कुछ मतभेद होता है तो सबसे पहले जो होता है वो अकाउंटेंट्स के पास आएंगे। यानी सबसे फर्स्ट केस में, यानी कभी कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यदि कुछ पैसे में लेकर मतभेद हो रहा है, यदि कुछ लॉ में में मतभेद हो रहा है, तो सबसे पहले अकाउंटेंट्स के पास आएंगे, यानी जो इस अकाउंट्स को पूरा चेक कर रहे हैं। यदि अकाउंटेंट से यदि वो डील नहीं हो पाता, यानी उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि जो अपना वो डिसीजन देते हैं सेटिस्फाई नहीं होता है पार्टनर्स लोग, तब वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, यानी कोर्ट में जाना होगा। यानी सबसे पहले इनिशियल लेवल अकाउंटेंट, उसके बाद फिर कोर्ट में जाएंगे। प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा सा इकोनॉमिकल कॉस्ट लगता है,
प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ ज़्यादा नहीं है, और इसका सिर्फ यही है कि प्रॉफिट जो कमाता है, ठीक है, उस पर सिर्फ टैक्स पे कर देना है। एकलव्य स्वामी होता है, यानी एक ही ओनर रहता है उसमें। और इसका जो फॉर्मेशन है, यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लें और तीसरा शॉप इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले लें, तो उसी में फुलफिलमेंट प्रोप्राइटरशिप का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तीनों का रजिस्ट्रेशन लेने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। और दूसरा, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन लेने में थोड़ा सा हैवी कॉस्ट लगता है। इसमें सचिवालय में रजिस्ट्रार फॉर्म में ये रजिस्टर करना पड़ता है, और इसका लॉ के गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत से। तो ये तो हो गई कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि बहुत सारे युवाओं को ये पता ही नहीं है कि हम अगर रजिस्टर कर रहे हैं अपना स्टार्टअप को तो किस जगह पे जाके करें और किसके अंदर करवाएं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यदि आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करना है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर करवा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से करवा सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से करवा सकते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर से करवा सकते हैं। आप यदि कोई कंसल्टेंसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे भी करवा सकते हैं। यानी कि अच्छे लोगों की प्रोफेशन के पास जाइएगा, वो आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे कि कैसे, गाइडलाइंस भी साथ साथ करेंगे कि आपको क्या लॉ फॉलो भी करना है। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बस स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए, और उसके बाद उनको जानकारी का अभाव से, उनको जानकारी का नॉलेज नहीं रहता है कि और भी कुछ करवाना पड़ता है। जैसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किए तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हर साल करना होता है, हर साल ऑडिट करवाना होता है। यदि ये सब नहीं करवाते हैं तो हैवी फाइन पेनल्टी लगता है सही टाइम पर। अभी जैसे है 31 जुलाई है, अभी 31 जुलाई तक में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। यदि जिसका नॉन ऑडिट केस है उन लोगों को 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। यदि 31 जुलाई के बाद वो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनका 1000 या 5000 या 10,000 स्लैब में टैक्स फाइन बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिली है। धन्यवाद सर।